रबस्सी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। नोएडा से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लुटेरे बदमाश शाहरुख के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद की गई है। बदमाश के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश साल 2016 में कैश लूट की घटना में भी शामिल था, जिसके बाद गिरफ्तार करके इसे जेल भी भेजा गया था। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ देखने को मिली है। बदमाश के पास से 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद की है। बदमाश के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सेक्टर 39 और पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और उसका नाम अभी शाहरुख अभी ज्ञात हुआ है। और ये एक शातिर लुटेरा है जो गाजियाबाद और नोएडा से काफ़ी मुकदमों में जिल जा चुका है और थाना 20 से अभी ये लूट के मुकदमे में वांटेड है। और अभी पूछताछ में जानकारी हुई है इसके ऊपर लगभग 3 दर्जन से ऊपर मुकदमे हैं और ये गाजियाबाद से एक थाने से ये टॉप 10 का अपराधी है। और नोएडा से एक और बड़ी खबर है, थाना फेस 1 पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 15 के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट के कई केस दर्ज हैं। तो नोएडा से एक और बड़ी खबर, नोएडा थाना फेस 1 पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 15 के पास से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में लूट के कई केस भी दर्ज हैं। वहीं ग्रेटर नोएडा में 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा। बदमाशों ने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाश के पास से अवैध तमंचा और कार भी बरामद की गई है। तो पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। नोएडा के बाद देर रात ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि 2 बदमाशों से देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरा बदमाश मौके से फरार बताया जा रहा है। बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा और एक कार भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इन्होंने कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। थाना प्रभारी जारचा द्वारा प्यावली नहर चौराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी समय अल्ट्राटेक चौकी प्रभारी द्वारा सूचना दी गई कि एक स्विफ्ट डिजायर हरियाणा नंबर की गाड़ी रोकने पर रुकी नहीं और तेजी से भागने लगी है। मैं पीछा कर रहा हूं, आप आगे दिखवा लें। जिस पर इनके द्वारा घेराबंदी की गई और रुकने का इशारा करने पर उसमें से फायरिंग की जाने लगी। नोएडा के अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ की 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन देखने को मिला है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और कई इनामी बदमाश इस मुठभेड़ में गिरफ्तार भी किए गए। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। 2 मुठभेड़ नोएडा में हुई हैं और वहीं एक मुठभेड़ देर रात ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिली। तो पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार देखने को मिल रहा है। कई इनामी बदमाश कल देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए हैं। बढ़ते आगे, फतेहपुर में धर्मांतरण का बड़ा खेल, पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रलोभन और डर दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। धर्मांतरण कराने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करेगी पुलिस। अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर है फतेहपुर से। फतेहपुर में धर्मांतरण के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रलोभन और डर दिखाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। धर्मांतरण कराने वालों पर अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में। थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में आज 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पहले भी 2 गिरफ्तार किए गए हैं। थाना ललौली में जो अभियोग पंजीकृत हुआ था उसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं, 1 शेष है। और कोतवाली वाली विवेचना में
अभियोग में जो शेष है उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। सामूहिक धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के प्रति फतेहपुर पुलिस बिल्कुल संवेदनशील और सतर्क है और निश्चित रूप से इस तरह की जो कोई भी घटनाएं करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सोनभद्र और बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी। सोनभद्र में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो आज 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना होंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर सीएम योगी आज सोनभद्र के दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहां पर सीएम 575 करोड़ की 233 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वहीं 3945 जनजातीय समाज के लोगों को वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। प्रदेश के सभी जिलों से 4 पट्टाधारक कार्यक्रम में पहुंचेंगे। कार्यक्रम का आयोजन बभनी थाना क्षेत्र के चपकी स्थित सेवा कुंज आश्रम में होगा। बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे। लखनऊ के आईजीपी में सीएम कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद 11:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री सोनभद्र के लिए रवाना होंगे। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट 12 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है और 12:55 पर सोनभद्र के छपकी पहुंचेंगे, जहां पर पूरा कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 1 बजे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर 2:45 पर सोनभद्र से बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बलरामपुर में 4:30 बजे तुलसीपुर पहुंचेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र और बलरामपुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। सोनभद्र में आज कई परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। लगभग 233 परियोजनाओं की सौगात आज सोनभद्र जिलों को मिलने वाली है। इसके अलावा जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सोनभद्र के दौरे के बाद वो आज बलरामपुर के दौरे पर भी रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे उनके वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने का कार्यक्रम है। तो सोनभद्र के छपकी में आज जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है, उसमें शामिल होंगे और वहां से फिर बलरामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में योगेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, आज मुख्यमंत्री बलरामपुर भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी जी के 22वें जो श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए तुलसीपुर आए हैं। और चूंकि ये मठ जो है देवीपाटन शक्तिपीठ जो है गोरक्षनाथ शक्तिपीठ से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वो खुद ही जो है यहाँ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो वो लगातार यहाँ पर कार्यक्रमों में आते रहते हैं। इसके साथ ही वो जो जनप्रतिनिधि हैं और जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और मुलाकात भी होगी मुख्यमंत्री जी से उन लोगों की। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ ही जो है यहाँ पर एक रामकथा चल रही है, जिसके समापन समारोह में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर शामिल होंगे। जी ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे प्रयागराज से बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा की आज कोर्ट में पेशी है। सरजील रजा को ईडी कोर्ट में आज पेश करेगी। आज सरजील की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रिमांड पर था सरजील। तो आज सरजील रजा की कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रिमांड पर था सरजील रजा। ईडी ने लंबी पूछताछ की और आज ईडी उसे कोर्ट में भी पेश करेगी। माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। मुख्तार अंसारी का साला है सरजील रजा, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद ईडी लगातार सरजील रजा से पूछताछ कर रही थी। आज कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और माना जा रहा है कि ईडी तरफ से सरजील
रजा की कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। मुख्तार अंसारी के साले सरजील रजा की आज कोर्ट में पेशी है। सरजील रजा को ईडी कोर्ट में पेश करेगी और आज सरजील रजा की कस्टडी रिमांड भी खत्म हो रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता मानवेंद्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, आज ईडी सरजील रजा को कोर्ट में पेश करने वाली है। क्या माना जाए, ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब्बास अंसारी की रिमांड पहले 1 हफ्ते की थी, फिर ईडी ने डिमांड करी तो 6 दिन और बढ़ाई गई थी, उसी तरह से सरजील रजा की रिमांड भी बढ़ाने की भी मांग ईडी कर सकती है, क्योंकि दोनों से जिस तरह से पूछताछ चल रही है उसके बाद तमाम नए लोगों से ईडी ने पूछताछ के लिए उनको समन भेजा है और हो सकता है कि इस बीच ईडी को सरजील रजा की जरूरत पड़े क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। जो बातें दोनों अब्बास अंसारी और सरजील ने पूछताछ में बताई है, जिन लोगों से संबंधित वो बातें हैं उनसे पूछी जाएंगी और इसमें सरजील की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि ईडी आज जब कोर्ट में पेश करेगी तो सरजील की रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है। ठीक है मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो आज ईडी सरजील रजा को कोर्ट में पेश करेगी और माना जा रहा है कि ईडी की तरफ से भी पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि बेनामा करने के मामले में मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्र को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख या पुलिस रिपोर्ट फाइल होने तक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। कोर्ट में याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने तर्क दिया कि मामला सिविल प्रकृति का है, लेकिन याची के खिलाफ जिला गाजीपुर के कोतवाली थाने में 3 नवंबर 2020 को मामला दर्ज कराकर फंसाया जा रहा है, जबकि बेनामा 2009 में कराया गया और रेवेन्यू रिकॉर्ड में विपक्षी वादी मुकदमा कांति पांडे का नाम दर्ज हो गया। कोर्ट ने याची के तर्कों को सुनते ही विपक्षी कांति पांडे समेत सभी प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कांति पांडे ने याची गणेश दत्त मिश्र के खिलाफ गाजीपुर के कोतवाली थाने में ये कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई कि उन्होंने जिस जमीन को बेचने का सौदा किया मौके पर वो जमीन नहीं थी। बेनामा होने के बाद उसे इसकी जानकारी हुई। और प्रयागराज में पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। माफिया अतीक अहमद और भाई अशरफ की 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस ने डीएम प्रयागराज को रिपोर्ट भेजकर इस मामले में अनुमति मांगी है। चकिया में अतीक की 6 करोड़ की जमीन चिन्हित की गई, वहीं अशरफ की झलवा में 14 करोड़ की जमीनों को चिन्हित किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये अपराध से अर्जित की गई संपत्तियां हैं।